मुझे डर लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि किस हॉस्टल से सेक्स रैकेटर किस बच्ची को कहाँ पहुँचा रही हो। बचाइए, हाथ जोड़ता हूँ। पटना में बच्चों, हाई प्रोफाइल नेताओं के बच्चों को बचाने के लिए इस केस को इतना डाइवर्ट किया गया है। बाप रे बाप, मैंने दुनिया में बहुत केस देखे। हे भगवान, इस केस में हम थक गए। वैसे भी भैया यह समाज रहने के लायक मेरे बस की चीज नहीं है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की रेप और हत्या मामले में जांच के दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा है। इस केस की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी को मोबाइल फोन से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिले। बता दें कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृत छात्रा के इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन के डेटा के साथ उसके मरने से ठीक पहले छेड़छाड़ किया गया था। जी हां, पीड़िता के मोबाइल से उन तमाम डेटा को डिलीट कर दिया गया है जिससे सच्चाई सामने आ सकती थी। साथ ही आपको बता दें कि देर रात आज डीएनए की रिपोर्ट आने की भी पूरी संभावना है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने उस बच्ची के मोबाइल से छेड़छाड़ की, सारे डेटा को डिलीट किया और उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें फिर से पप्पू यादव ने ये खुलासा कर दिया है कि आखिर मनीष रंजन पटना में था, फिर भी उसने क्यों बोला कि वो देहरादून में था जब उस नीट छात्रा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना में नीट छात्रा मामले में इस वक्त पूरा पटना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। तो दूसरी ओर डीजीपी से मिलने पहुंची पीड़िता के मां और भाइयों ने साफ कहा है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम मान लें कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की थी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। जिससे अब काफी हद तक तस्वीरें साफ हो रही है कि इस मामले में कई बड़े रसूखदार व्यक्ति शामिल हैं, जिसे बचाने के लिए अब ये तमाम साजिशें रची जा रही है। पीड़िता के परिजनों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एसआईटी को बड़ा सबूत मिला है, वो भी पीड़िता के फोन से। दरअसल पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्रा के मोबाइल फोन का डाटा रिकवर कर लिया गया है, जिसको डिलीट कर दिया गया था और अब उसे बारीकी से खंगाला जा रहा है। इस डिजिटल विश्लेषण के आधार पर एसआईटी की जांच फिलहाल 3 संदिग्धों पर केंद्रित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन तीनों में से एक युवक जहानाबाद का रहने वाला है, जबकि 2 संदिग्ध पटना के बताए जा रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब डीएनए सैंपल की रिपोर्टिंग का इंतजार कर रही है कि जैसे ही संदिग्धों के डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सामने आएगी और जिसका भी डीएनए मैच करेगा, आगे की कानूनी कार्रवाई उसी स्थिति के हिसाब से की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार यानी कि आज देर रात तक डीएनए जांच का रिपोर्ट सामने आ जाएगा। एक तरफ आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ये कह रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ मिलेगा, बस धैर्य रखिए। तो दूसरी ओर बिहार डीजीपी ने पीड़ितों के परिजनों पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो मान ले कि बेटी ने आत्महत्या किया था, उसके साथ किसी भी तरीके का गलत काम नहीं हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद पीड़िता की मां ये कह रही। अब जरा सोचिए कि जिस मां से उसकी बच्ची छीनी गई, अब उसी मां पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भूल जाए कि उसकी बच्ची के साथ हुआ क्या है। और ये वही डीजीपी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जिनसे बिहार की जनता उम्मीद लगाकर बैठी थी कि अब ये इंसाफ दिलाएंगे। बता दें कि फोन के डेटा मिलने में वरीय पुलिस अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं और सूत्रों का यह भी कहना है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पुलिस इस केस में किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से डीआईजी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, इससे ये साफ हो रहा है कि इस केस में इंसाफ ना के बराबर मिलने वाला है। फिलहाल आप पप्पू यादव का एक और खुलासा भरा बयान सुनिए। बाहर पढ़ने गई है, क्या वो सुरक्षित है? ये लड़ाई हम 10 साल से लड़ रहे हैं कि ना कोई हॉस्टल का गाइडलाइन है, ना आप उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस देते हैं उसकी मां को, ना आप कोई अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। तो लगातार इस बात को लेकर के हमारी लड़ाई है। मैं अभी चकमका गांव में हूं, जहां हमारी बच्ची बाहर बकरी चराने, सुगर चराने, गाय चराने जाती है और नरभक्षियों के शिकार हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। मैं रेप के मामले में एसपीडी ट्रायल चाहता हूं और 3 महीने के अंदर सही जांच करके पूरा का पूरा एफएसएल रिपोर्ट के साथ 3 महीने से 6 महीने के अंदर मैं फांसी की सजा चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है मेरा
अभी मैं एक घटना में पुनः जा रहा हूँ। कल मैं बक्सर, परसों मैं बक्सर के बलात्कार और गया बलात्कार केस में जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता इस देश को और समाज को क्या हो गया, कितनी निर्भया। मुझे डर लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि किस हॉस्टल से सेक्स रैकेटर किस बच्ची को कहाँ पहुंचा रही होगी, किसके घर। ये नेता, माफिया, पदाधिकारी, हॉस्पिटल, हॉस्टल, सबके मिली भगत है। बचाइए, हाथ जोड़ता हूँ। पटना में बच्चियों। सर एक सवाल, 18 दिन के बाद विजय सिन्हा जी तब गए वहां जब उन्हें जात का प्रेशर पड़ा। जी जहानाबाद की बेटी को भी लोगों ने जात बना दिया, भूमिहार बना दिया। जी हम उसके गांव कब गए थे? और हाई प्रोफाइल नेताओं के बच्चों को बचाने के लिए इस केस को इतना डाइवर्ट किया गया है। बाप रे बाप, मैंने दुनिया में बहुत केस देखे। हे भगवान, इस केस में हम थक गए। वैसे भी भैया यह समाज रहने के लायक नहीं। मेरे बस की चीज नहीं है कि जाति का जहर पैदा होना। तो सुना आपने, पप्पू यादव फिर से आंदोलन पर उतर चुके हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जितने भी इंफॉर्मेशन एसआईटी को मिली है स्नैपचैट, व्हाट्सएप और कई उन तकनीकी ऐप से जिनको डिलीट करके बच्ची के फोन के साथ छेड़छाड़ किया गया था, सबूतों को मिटाया गया था, उस पर भी एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर डीजीपी ही पीड़िता के परिजनों को दबाव बना रहे हैं, दबाव में डाल रहे हैं कि तुम ये मान लो कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, तो फिर एसआईटी जो तमाम खुलासे कर रही है, बच्ची का फोन रिकवर किया गया है, उन सब खुलासों से, उन सब अहम सबूतों से भी क्या फर्क पड़ेगा अगर डीजीपी खुद दबाव बना रहे? तो फिर से एक बार यही होगा कि बिहार में इस बेटी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा और सबूतों को गोलमोल करके, लीपापोती करके एक और बेटी की चीख इंसाफ के और न्याय की मांग में दब कर रह जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।